हेलो बच्चों, विजन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। ठीक, अभी तक अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे कि अपन को विद्युत क्षेत्र पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम जिस चीज में पढ़ते हैं या जिस फील्ड में पढ़ते हैं उसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का हिंदी मीनिंग तो है स्थिर वैद्युतिकी और इंग्लिश मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम दो पार्ट करें तो एक तो होता है इलेक्ट्रो और एक होता है स्टैटिक। ठीक, इलेक्ट्रो को हिंदी में बोलते हैं आवेश और स्टैटिक को बोलते हैं स्थिर। यानी सिंपल सी चीजें, स्थिर आवेश की गणना या अध्ययन हम जिस फील्ड में करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुवत व स्थिर आवेशों, कौन से, बिंदुवत व स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। अब मेन चीज मैं आपको बताऊं कि इस डेफिनेशन में मेन पॉइंट क्या है, बिंदुवत। यहाँ पर आप इस चीज को बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, बिंदुवत लिखना जरूरी है। इसका मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ बिंदुवत जरूरी क्यों है। ठीक, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश को इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि कोई भी आवेश एक तो स्थिर अवस्था में हो और एक गतिशील अवस्था में। तो जब वह स्थिर अवस्था में होता है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब वह गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। परंतु अपन आवेश के केवल स्थिर वाले भाग की ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उसी को इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो अपन वापस इसको रिपीट कर लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुवत व स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, अब स्थिर वैद्युतिकी के साथ ही हम आवेश की परिभाषा भी अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर विद्युत आवेश क्या होगा। विद्युत आवेश के लिए मैंने सिंपल सी चीज पहले आपको बता दी कि ये दो चीज जनरेट करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी द्रव्य का वह अभिलाक्षणिक गुण। यहाँ पर एक शब्द पे जोड़ना देना, अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं, आवेश किसी भी द्रव्यमान के अलावा कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं द्रव्यमान नहीं होगा तो वहां पर आवेश भी नहीं होगा। यानी आवेश के होने के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है। ठीक, इसलिए क्या हो गया, अभिलाक्षणिक गुण, न कि एक, हम कह सकते हैं इसको, ये एक नाउन नहीं है, ये केवल एक किसी चीज की क्वालिटी है। किसी द्रव्य का वह अभिलाक्षणिक गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। ठीक, ओके। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है। इसके लिए हम एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि एक परमाणु के पास 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, अर्थात उसके बाह्य भाग में भी या टोटल सब जगह कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अर्थात कोई भी परमाणु यदि उदासीन अवस्था में है तो जितने उसके पास प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरे एक और परमाणु की हम बात करें
और उसके पास 7 प्रोटॉन है, तो उदासीन अवस्था में उसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। अब यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहां पर चल जाए? यहां पर, तो क्या होगा भाई? यहाँ पर कितने हो जाएंगे? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितने रह जाएंगे? 5। अर्थात यहाँ पर प्लस तो 6 और -5, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? +1 का। तो ये तो हो गया धनावेशित। और यहाँ पर -8 और वहां पर +7, तो कितना रह गया? -1, यानी ये क्या होगी? ऋणावेशित। इस तरीके से कोई भी चीज धनावेशित या ऋणावेशित होती है। इस चीज से अपन को एक और चीज समझ में आती है कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए, क्या? किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है तो वो वस्तु तो हो जाएगी धनावेशित, और जहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो हो जाएगी ऋणावेशित। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जहां से जगह छोड़ता है वो तो हो जाएगा धनावेशित, और जिस पदार्थ में चल जाएगा या जिस वस्तु पे चल जाएगा वो हो जाएगा ऋणावेशित। इस तरह से कोई भी चीज आवेशित होती है। ये चीज अपन फर्स्ट लेक्चर में देख भी चुके हैं कि आवेशित अपना पैमाना हुआ था और उसने अपने जो कागज के टुकड़े थे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। वही उदाहरण अपन यहाँ पर एक और लेते हैं। एक कांच की छड़ लेते हैं और एक रेशम का कपड़ा। जब मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ता हूँ तो क्या होता है? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां पर चल जाएंगे? रेशम के कपड़े पर। तो ये तो हो गया ऋणावेशित, और यहाँ पर है गया प्लस, यानी क्या हो गया? धनावेशित। अब अगर इसके पास हम कागज के टुकड़े लेके आते हैं तो क्या होगा? कागज के टुकड़ों को ये आकर्षित कर लेगा। अर्थात इस समय हम कह सकते हैं कि यह छड़ क्या हो गई? आवेशित। क्या हो गई? आवेशित। इस तरह से वस्तुएं आवेशित होती है। विद्युत आवेश के हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है, अपन पढ़ भी चुके हैं, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू। ईएसयू की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इसको बोलते हैं स्टेट कूलाम, या फिर बोलते हैं फ्रैंकलिन। एक कूलाम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ESU। ये आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट चीज है, पूछी भी जाती है अधिकतर बार एग्जाम में। 14 पॉइंट है, आवेश एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। दूसरा, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। ठीक, आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से, धारा को प्रदर्शित करते हैं I से, और समय को प्रदर्शित करते हैं T से। अतः हमारा सूत्र क्या बना? Q = I/T। ये भी आपको रखना है। कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए ये चीज अपने हेल्प करेगी। ठीक, उसके बाद आती है इसकी विमा। इसकी विमा के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसकी विमा निकालिए, क्योंकि विमा अपन 11वीं क्लास में निकालना सीख चुके हैं। आशा करता हूँ आपने इसकी विमा निकाल दी होगी। इसको निकाल के बताता हूँ आपको। Q = I/T। अब I का मात्रक क्या होता है? I की विमा धारा की एम्पियर, और समय की T। तो ये हो गया A1 T1, और
हम इसको और ब्रीफ में लिखें, m0 l0 p1 a1, ये होती है आवेश की विमा। ओके, आवेश के अन्य मात्रक आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिली कूलाम, ये होता है 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम। और 1 पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक। 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU, ये तो किस में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। और 1 EMU बराबर होता है 10 कूलाम। यहाँ पर EMU की फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। EMU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकंड। अगर आपसे पूछे आवेश की एसआई मात्रक कौन सा है, तो आप कूलाम भी लिख सकते हो और 1 एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। ठीक। और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से और सेकंड को रिप्रेजेंट करता है एस से। तो 1 AS = 1 कूलाम। ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपके इम्पोर्टेंट यूनिट कौन कौन सी होगी जो आपके अधिकतर काम आएगी, वो तो आपको याद रखनी है। एक तो 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 फेराडे और 1 EMU और 1 कूलाम = 3 × 10⁹ ESU। ये चीज आपको याद में रखनी है। ठीक। ओके।